हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। अलॉन्ग विद आपको पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ करवाए जा रहे हैं। आपको जस्ट करना क्या, एक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जैसे कि आपको पता है आज हमारे पेपर 1 की क्लास है, हम अपनी यूनिट 4 कम्युनिकेशन की कर रहे हैं। उसमें हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रही हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। 177 पेज के अप्रॉक्स हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी, तो हमने करना है। स्टेटमेंट्स भी हमने कर ली थी, ये भी हमने कर लिया था सारा कुछ, ये किए हुए हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना हमने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखो वैसे तो मैंने बैरियर्स आपको करवाए हुए हैं, बट आपको पता है कि जो बैरियर्स होते हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं कि आपके किसी भी कारण ही आपके कम्युनिकेशन को अफेक्टिव होने नहीं देते। यानी जो आपका मैसेज है ना उसमें मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। जो सबसे कॉमन बैरियर्स है कम्युनिकेशन में वो रिलेटेड टू डिस्टेंस और टाइम होते हैं। यानी अगर आपका टाइमिंग्स गलत होगी, आपका डिस्टेंस कारण होगा, या आपने इंस्ट्रक्शंस को बाईपास कर दिया, या अगर आपने डिफिकल्ट वर्ड्स को या टेक्निकल जार्गन यूज किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके बैरियर्स अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो जो सबसे कॉमन टाइप्स है जो पेपर में पूछे, बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। यानी इंडिविजुअल्स आपस में कर सकते हैं, ग्रुप्स आपस में कर सकते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो पेपर में रैपिडली पूछी जाती हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे आती है, यानी टॉप लेवल टू मिडल लेवल आती है। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो मिडल लोअर टू टॉप जाती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो एक लेटरल लेवल, मतलब जिसे आप जब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रही है तो मतलब एक लेवल के एम्प्लॉयज के बीच में होगी। ग्रेपवाइन यानी बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे आता है नॉइस। क्या होता है कम्युनिकेशन में? देखो बेसिकली नॉइस कुछ नहीं है, जब इंटरफेरेंस आती है, यानी जब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान, उसे हम नॉइस का नाम दे देते हैं। यानी ये चीज आपका डिस्टॉर्ट कर देती है या ब्लॉक कर देगी कि यह मैसेज जो आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस के थ्रू भेज रही हो। अब इसमें एक आता है सिलेक्टिव इंटेंशन। क्या होता है? ये है ऑडियंस की चॉइस की वो सिलेक्टिवली अटेंशन पे करते हैं। मतलब देखो अगर आप ऑडियंस को मैसेज कन्वे कर रहे हो, यानी जो आपका इन शॉर्ट, अगर आप मान लो सिंपल, अगर आप रिसीवर है जो, वो जब सेलेक्टिवली चूज करता है कि भाई हमने इस बंदे का मैसेज सुनना है, इसका मैसेज मैंने नहीं सुना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव इंटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नॉइस। अब जो ये सेलेक्टिव इंटेंशन है ये बहुत लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है नॉइस को जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका मैसेज, ना तो ये मैसेज को डिस्टॉर्ट करता है, ना डायरेक्टली उसको ब्लॉक करता है। सो देखो ये डिपेंड जरूर, देखो ऑल्दो ये बैरियर बिल्कुल क्या है, यानी ये नॉइस है कम्युनिकेशन के दौरान में, मतलब ये डायरेक्टली आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये तो अगले रिसीवर बंदे के डिपेंड करता है कि उसने आपको सेलेक्टिवली सुनना है या नहीं सुना। बट ये इन शॉर्ट जो देखो जो नॉइसेस होते हैं ना, मतलब आप इसको चूज ऑड वन आउट की फॉर्म में भी कर सकते हो। ऑल्दो ये एक ऐसी चीज है जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा डालेगी, बट इसको आप डायरेक्टली एज अ नॉइस नहीं कह सकते, क्योंकि नॉइसेस इंटरफेरेंस क्रिएट करती ही करती है। बट जो ये चीज है ये कम्युनिकेशन को अफेक्टिव नहीं होने दे सकता, बट बीच में ये कुछ नहीं करता। यानी इसका जो चैनल है ना उसके बीच इसकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर्स के आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। देखो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब होते हैं उसमें आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला आता है फ्रीडम टू सी एंड हियर व्हाट इज हियर। ये आपकी एबिलिटी है कि आप मैसेज को एक्यूरेटली वैसे ही परसीव कर रहे हो जैसे उसको सेंड किया गया। मतलब जिस इंटेंशन से सेंड किया आपने, सेम इंटेंशन से जब मैसेज को रिसीव किया है, तो यानी आपकी फ्रीडम है टू सी एंड व्हाट इज हियर। सेकंड आता है फ्रीडम टू से व्हाट वन थिंग्स एंड फील्स। यानी ये आपके एबिलिटी है, आपकी काबिलियत है कि आप अपने आप को ऑनेस्टली और ओपनली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। देखो कई बंदे अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, सो वो भी चीज कहीं ना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने में बाधा बन जाती है।
लास्ट आता है फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी, वॉज, आर और विल बी। ये आपकी काबिलियत क्या आपकी, आप जो आपका मैसेज आपके पास आ रहा है आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो और अच्छे से उसका मतलब समझ रहे हो और उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस को ले रहे हो, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन तो बहुत सिंपल है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मैसेज को ट्रांसमिट करते हो, यानी सोर्स से ऑडियंस तक मैसेज आता है थ्रू अ चैनल, ठीक है। अब कुछ एक चीज है कि कॉमननेस और शेयर अंडरस्टैंडिंग। देखो जो सोर्स और ऑडियंस है ना, यानी सोर्स से मैसेज ओरिजिनेट होगा, इनिशिएट होगा, ऑडियंस मैसेज को रिसीव करेंगे। अब ये सेम मैसेज होता है, यानी इसकी मैसेज की समझ आनी बहुत जरूरी है, यानी दोनों बंदों को मैसेज की समझ होनी चाहिए अगर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होना है। नेक्स्ट आता है सक्सेस कम्युनिकेशन का किस पे डिपेंड करता है। देखो सक्सेस उस हद तक डिपेंड करता है कि जो सोर्स की इंटेंडेड मैसेज है सेम इंटेंशन से ही रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करे। यानी अगर इंटेंशन सेम रहेंगी, यानी जो सोर्स कहना चाहता है, जो सेंडर कहना चाहता है और रिसीवर ने अगर वही मतलब समझा है, तो जो आपकी कम्युनिकेशन बहुत सक्सेसफुल रही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ पेपर में पूछा गया था, वो कहते हैं स्टाइल्स दैट इंपीड कम्युनिकेशन। देखो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं विद इफेक्टिव ट्रांसमिशन मैसेज की, ठीक है। वो स्टाइल्स को आपको समझना पड़ेगा, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ऐसे करते हैं, पहले स्टाइल्स देखते हैं। ये ना पेपर में ना क्वेश्चन लिस्ट में आया था, एक तरफ उन्होंने आपको लिस्ट 1 में आप उन्होंने दिया था वो स्टाइल्स जो कम्युनिकेशन को इंपीड करें, दूसरी तरफ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। देखो पहले अगर हम स्टाइल्स की बात करें तो स्टाइल सबसे पहला आता है प्लेकेटिंग, दूसरा ब्लेमिंग, तीसरा कंप्यूटिंग, थर्ड डिस्ट्रैक्टिंग। देखो जो प्लेकेटिंग स्टाइल है ये बेसिकली टॉकिंग इन एन इरिग्रेशियल वे, इनग्रेशिएट वे। अगर मैं आपको कहूं तो, अगर मैं आपको समझाऊं, मतलब मान के चलो जब आप ना कुछ अलग ही तरीके से बात कर रहे हो तब आप प्लेकेटिंग कर रहे हो। सेकंड आता है ब्लेमिंग, जब आप फॉल्ट्स फाइंड करते हो और आप एज अ सुपीरियर एक्ट कर रहे हो, मतलब अगले बंदे में हर बात पे आपको कोई ना कोई फॉल्ट नजर आ रहा है, दैट यू आर यूजिंग अ ब्लेमिंग स्टाइल। तीसरा कंप्यूटिंग, यानी डूइंग और सेइंग व्हाट इज इररिलेवेंट, मतलब जो चीजों का कम्युनिकेशन में रेलेवेंस है ही नहीं आप वो चीजें कर रहे हो, आप वो चीजें बोलो, मतलब बेतुकी बातें। चौथा आता है डिस्ट्रैक्टिंग, यानी आप जानबूझ के ओवर करेक्ट कर रहे हो, अगले ने भाई सही, अगले बंदे ने चाहे सही बात कही हो बट आपने उसको जानबूझ के ओवर करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है होमोफिलस। क्या है, देखो जो होमोफिलस है बेसिकली ये आपकी अबिलिटी कह लो, या दिस रेफर्स टू सिमिलैरिटी बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर ऑफ अ मैसेज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, बैकग्राउंड, वैल्यूज एंड एक्सपीरियंस। ये चीज तो तय है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में दो बंदे होंगे, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। देखो बीइंग एन इंडिविजुअल उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उनके अपने अलग अलग ट्रेट्स है, बट कई बार सेंडर और रिसीवर में कुछ चीजें कॉमन आ जाती है, उसकी टर्म्स लैंग्वेज की कॉमन हो सकती है, माइट भी उनका कल्चरल बैकग्राउंड कॉमन हो सकता है, उनके वैल्यूज या एक्सपीरियंसेस कॉमन हो सकते हैं। ये जो सिमिलैरिटी होती है ना सेंडर और रिसीवर में, चाहे एक हो चाहे मल्टीपल हो, दैट इज कॉल्ड होमोफिलस। अब जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मैसेज ट्रांसमिट करते हो सोर्स टू एन ऑडियंस, जो यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब आपने जो मैसेज सोर्स टू ऑडियंस ट्रांसमिट किया वो ऑडियंस को अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ना दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। असर्शन आई थी effective communication is enhanced when the source and receiver are homophilous, ठीक है। उन्होंने assertion में क्या कहा था, देखो effective communication तब ही होगी या वो और ज्यादा enhance हो जाएगी अगर source और receiver homophilous है। रीजन उन्होंने क्या कहा था, सिमिलैरिटी बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर अलाउस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस। यानी अगर आपके सेंडर और रिसीवर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मैसेज की समझ को बढ़ाती हैं, यानी आप मैसेज को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हो। अब जो इसका ये था कि देखो जो ये असर्शन और रीजन थे दोनों करेक्ट थे और जो रीजन है वो भी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। अब आगे आता है मास कम्युनिकेशन। देखो ये वो टाइप है कम्युनिकेशन में जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो टू अ लार्जर या डाइवर्स ऑडियंस, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करते हो, अब मैसेज आपने बहुत बंदों तक पहुंचाना है, मतलब आपकी ऑडियंस बड़ी लार्ज और डाइवर्स है, इसमें आप मैसेज को क्या करोगे, जब आपने ट्रांसमिट करना है आप अलग अलग मीडिया चैनल्स को यूज करके करोगे। यानी यहाँ पे ना एक चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती, चैलेंजेस हो जाती, मैसेज को टेलर करना, ठीक है। क्योंकि देखो अब आपके डाइवर्स ऑडियंस है, मतलब उनकी इंडिविजुअल नीड्स अलग होंगी, प्रेफरेंसेस अलग होगी, हर एक ऑडियंस मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। अब आप मैसेज को टेलर नहीं कर सकते, मतलब एक पर्टिकुलर बंदे को नीड और प्रेफरेंस को फुलफिल करने के लिए आप पूरा का पूरा मैसेज उसके अकॉर्डिंग टेलर नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मास कम्युनिकेशन में कई क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको केयरफुली कंसीडर करना पड़ेगा ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स क्या है,
ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या, उनके कल्चरल फैक्टर्स क्या, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन पे एज अ फैक्टर इंपैक्ट करेंगे। अब आगे आता है ऑडियंस नॉइज क्या होता है। देखो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, मतलब रिसीवर मैसेज अच्छे से सुन नहीं रहा, वो उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, या उसके दिमाग में पहले ऑलरेडी चीजें सेट हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, या बायस है, या आपके ओपिनियंस डिफर हो रहे हैं। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इनको ऑडियंस नॉइज कहा जाता है। अब ये सारे जब कंट्रोवर्शियल मैसेज होता है कोई, मतलब कंट्रोवर्शियल मैसेज तो पता ही ना आपको, यानी जब कंट्रोवर्सी के रिलेटेड होगा तो ये कहीं ना कहीं जो ऑडियंस के एग्जिस्टिंग व्यू पॉइंट्स और इमोशंस है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट नॉइस क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर उन्होंने सिग्निफिकेंट नॉइस क्रिएट कर दी तो इन शॉर्ट जो आपकी कम्युनिकेशन है, बीइंग अफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो हिंडर होगी ही होगी। अब इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स आई थी। उन्होंने कहा था ऑडियंस नॉइस कैन बी पर्टिकुलरली पोटेंट व्हेन द मैसेज इज कंट्रोवर्शियल। यानी देखो अगर तो आपका मैसेज बड़ा कंट्रोवर्शियल है तो ऑडियंस नॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली पोटेंट है। और as the audience may be more likely to be distracted by their own thoughts and feelings about the topic, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऑडियंस के दिमाग में पहले चीजें चल रही हैं, उनके अपने थॉट्स और फीलिंग्स है, वो उनके कारण डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली 101% करेक्ट थी। दूसरी स्टेटमेंट दी गई थी कि while it may be difficult to change an audience viewpoint, effective communication can still have a significant impact on their thinking। वो ये कह रहे थे कि ठीक है, ये मानने योग्य बात है कि बहुत डिफिकल्ट है कि आप ऑडियंस का व्यू पॉइंट चेंज इतनी इजीली नहीं कर सकते, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होगी ना, उसका कहीं ना कहीं स्टिल इंपैक्ट पड़ेगा ही ऑडियंस की थिंकिंग पे। सो जो स्किल्ड कम्युनिकेटर्स हैं वो अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं वो ऑडियंस के नजरिए को अपनी तरफ से शेप कर सकते हैं, इवन अगर इंफॉर्मेशन के दौरान मैसेज में कंट्रोवर्शियल मैसेजेस जा रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट आपको सही नहीं। देखो जितना मर्जी आप अच्छा कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी यूज कर लो, जितनी मर्जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आप वेरियस मीडिया, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस डिफरेंट मीडियाज या स्ट्रेटेजीज यूज कर लो, जो चीजें एक बार बंदे के दिमाग में बैठ जाती हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो आप ऑडियंस के व्यू पॉइंट्स को इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है टू स्टेप फ्लो थ्योरी। अब जो ये थ्योरी है दैट इट वाज पॉइज्ड दैट, मतलब दिस थ्योरी पॉइज्ड दैट इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम मीडिया टू ओपिनियन लीडर्स हु देन इन्फ्लुएंस अदर। अब इस थ्योरी इस थ्योरी का बड़ा सिंपल कहना है, ये थ्योरी क्या कहती है, जो इंफॉर्मेशन है वो मीडिया से ओपिनियन लीडर्स की तरफ जाती है, और फिर वो जो ओपिनियन लीडर्स है जब उनको इंफॉर्मेशन पता चल जाती है वो आगे अगले बंदों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। So, however, research has demonstrated that communication patterns and influence processes are more complex. But research का क्या कहना है कि जो आपके communication patterns यानी opinion leaders और media और आगे opinion leaders और आगे audience के बीच में वो बड़े complex है। यानी आपके जो आगे opinion leaders influence processes use करते हैं वो बहुत complex है। So, even ये vary करते हैं different fields में और context में। So, बहुत ज़्यादा challenging हो जाता है over simplified nature of two step flow theory को मानना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ना असर्शंस आई थी इसके रिगार्डिंग, वो देखते हैं। असर्शन क्या कहती थी, टू स्टेप फ्लो थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 1940s एंड इट हैज बीन चैलेंज्ड बाय रिसर्च दैट has shown that communication patterns are more complex and varied than theories suggest। बिल्कुल करेक्ट है, यही मैंने आपको मतलब बताया। देखो जो टू स्टेप फ्लो थ्योरी थी, ठीक है वो 1940s में डेवलप हुई थी, बट बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए थे क्योंकि रिसर्च ने इंपोज किए थे ये चैलेंजेस। रिसर्च ने ये शो कर दिया था कि जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इवन वो कॉन्टेक्स्ट और फील्ड टू फील्ड डिफरेंट वेरी करते हैं। अब रीजन क्या किया गया था, वो कहते हैं जैसे ही टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हो रही हैं और आपको मीडिया का इंक्रीज्ड एक्सेस मिल रहा है और बंदों के पास अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो मीडिया सोर्सेज और प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल्स वो अपने लेवल पे ट्राई करते हैं कि मीडिया से उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले जो कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। इससे क्या होगा, इससे उनका मीडिया पे कहीं ना कहीं रिलायंस, उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी उनके फील्ड जहां पे उनका इंटरेस्ट है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी और ये असर्शन की भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है,
आगे चलते हैं, आगे आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। बैरियर्स हमने कर लिए हैं, बैरियर्स की बहुत सारी टाइप है। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स है कम्युनिकेशन के जो उन फैक्टर्स के कारण होते हैं जहां, यानी अगर मैं आपको फैक्टर्स के एग्जांपल दूं, अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, आपकी इमोशनल अपील्स बड़ी स्ट्रांग है, या आपके कल्चरल बैकग्राउंड्स बड़े डिफरेंट है, सो जब ऐसे बैरियर्स ओरिजिनेट होते हैं और आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं, तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं फिजिकल बैरियर। देखो फिजिकल बैरियर्स में ये वो बैरियर्स है कम्युनिकेशन के जो ऐसे फैक्टर्स के कारण होते हैं, लाइक डिस्टेंस क्या है आपका, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस कितनी अराइज हो रही है। सो कुछ उन्होंने पेपर में कहा था, अगर मैं बताऊं तो जो साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स है कम्युनिकेशन के, जैसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील्स और कल्चरल डिफरेंसेस, ये सारे के सारे आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं। जो आपका जो आपके ये लाइक डिस्टेंस है आपका सेंडर और रिसीवर में, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, इनका साइकोलॉजिकल बैरियर के साथ कोई लेना देना नहीं, ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं। अब उन्होंने आगे आपको दो लिस्ट दी थी, ठीक है। लिस्ट एक जो लिस्ट थी वो रिप्रेजेंट करते कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को, और जो दूसरी लिस्ट थी वो प्रोवाइड करती थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को। अब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो ये ना आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग है। वो कहते हैं जो सोर्स है ना वो एक पर्सन और इवेंट होता है विच प्रोवाइड्स वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज, मतलब सेंडर इज अ सोर्स, जो रिसीवर है वो पर्सन है जो मैसेज को इंटरप्रेट करता है। मैसेज यानी वो होता है जो आपका वर्बल या नॉन वर्बल क्यू सोर्स से रिसीवर तक जाते हैं, यानी जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। चैनल मीन्स है, यानी इस चैनल के थ्रू आप अपने मैसेज को कन्वे करते हो, ठीक है। अब जो हर एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बता दिया, उसका रोल और फंक्शन कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं फिजिकल बैरियर्स। देखो फिजिकल बैरियर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये वो फैक्टर्स है जो इंटरफेयर करते हैं कि मतलब इन फैक्टर के बावजूद आप कहीं ना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। इल हेल्थ, हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनता नहीं आपको अच्छे से, या आपका एक्सेस नहीं है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। देखो जो इल हेल्थ होती है ये ऐसी फिजिकल कंडीशन है, यानी जो कहीं ना कहीं पर्सन की काबिलियत को कि वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा, उस पे इंपेयर यानी उस पे इंपैक्ट डालती है, ठीक है। अगर मान लो आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो बट जो रिसीवर वो बीमार है, मतलब वो इस हालत में नहीं है वो सुन सके या बोल सके, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इल हेल्थ, ठीक है। अगर मतलब ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे आती है थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं। देखो थिंकिंग मतलब दिमागी मतलब हायर ऑर्डर कॉग्निटिव काबिलियत, आपकी एबिलिटीज जिसमें आप बहुत क्रिटिकली सोचते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, फैसले लेते हो, क्रिएटिविटी के साथ आइडियाज को ओरिजिनेट करते हो और अपना दिमाग एनालिटिकल स्किल्स को यूज करते हो। अब जो ये थिंकिंग स्किल्स है ये पूरी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इसेंशियल है, क्योंकि यही चीज आपको अलाउ करती है कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाओ। जब आप इंफॉर्मेशन, देखो पहले तो आपको डाटा मिलता है, जब डाटा आप प्रोसेस करते हो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तभी आपको उसकी सेंस पता चलती है, तभी आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हो। अब इसमें तीन मेजर चीजें आती है। सबसे पहले आती है क्रिएटिविटी। ये वो एबिलिटी है जिससे आप न्यू आइडियाज या सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के निकालते हो, ठीक है। यानी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग स्किल है कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान। यही आपको अलाउ करते हैं कि आप न्यू और इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट कर सकते हो और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। आगे आता है कोरिलेशन, यानी देखो जब आप दो अनरिलेटेड चीजों को आपस में जोड़ते हो, उसमें रिलेशंस बनाते हो, कनेक्शंस बिठाते हो, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। ये भी अब एक थिंकिंग स्किल है। ये भी आपको कहीं ना कहीं अलाउ करते हैं कि आप मैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ और उससे जो उसमें इंफॉर्मेशन बीइंग अ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, आप कॉन्टेक्स्ट और उसमें एक रिलेशन बना पाओ, उसमें सेंस बना पाओ। तीसरा आता है एनालिसिस। देखो जब आप इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हो और फिर उन पार्ट्स को समझ के एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस। यानी ये भी एक आपकी थिंकिंग स्किल है कम्युनिकेशन में, जो अलाउ करते हैं कि आप मैसेज को, देखो लंबा चौड़ा मैसेज एक बार में समझना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, फिर उन टुकड़ों में रिलेशन सेट बिठा लो, उनको समझ लो, आपको पूरा मैसेज ही समझ आ जाएगा। अब आगे आता है, देखो ठीक है बारी बारी मैं भी बोल रहा हूं, आप भी समझ रहे हो, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रोसेस है सेंडर और रिसीवर के बीच में, सेंडर मैसेज इनिशिएट करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, चैनल के थ्रू मैसेज जाता है। कम्युनिकेट क्यों करते हैं हम, कारण क्या है, ये भी पेपर में पूछा गया। देखो बहुत सारे कारण हैं हम जिसके कारण, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं क्यों जिसके लिए हम कम्युनिकेट करते हैं।
सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना, सबसे मोटा मुद्दा यही है कम्युनिकेशन का। जब हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, आइडियाज दूसरे बंदों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हम कम्युनिकेट करेंगे। अलग अलग चैनल्स को यूज करके कम्युनिकेशन की सकती है, फेस टू फेस की जाती है, हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा मुद्दा है जब हमने रिलेशनशिप्स बनानी है। देखो कम्युनिकेशन तब भी एसेंशियल होती है जब हमने दूसरों बंदों के साथ रिलेशनशिप्स को बिठाना है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों बंदों के साथ, तब हम अपने थॉट्स, क्या हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं, क्या हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हम एक्सपीरियंस है, हम उनको शेयर करते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बैठाती है। मतलब जब आप ये चीजें अपनी अगले बंदे को बताओगे, अगला बंदा आपको बताएगा, तो आपका एक बॉन्ड बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगी। तीसरा, रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट्स को। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज, देखो कम्युनिकेशन में बहुत नेसेसरी है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, आप उसको रिजॉल्व करो। जब आप दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करते हो, तब आपको अपनी नीड्स और कंसर्न्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी अगला बंदा समझ सके। सो ये चीज आपको कहीं ना कहीं म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन पे ले आएगी। जब अगला बंदा अपनी बातें मन की आपके सामने रखेगा, आप अपने मन की बातें सामने रखोगे, इन शॉर्ट जब 1-2-3 घंटे बहस करोगे ना, उसके बाद एक ऐसा सोल्यूशन मिल ही जाएगा, यहाँ पे आप दोनों एग्री करोगे। कुछ आप अपनी छोड़ो, कुछ अगला अपनी छोड़ेगा, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे आता है टू इन्फ्लुएंस अदर। देखो कम्युनिकेशन अगले बंदे को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी की जाती है, यानी जब आप कम्युनिकेट करते हो इफेक्टिवली, आप पूरी कोशिश करते हो कि अगला बंदा आपकी बातों में आ जाए, वो परसुएड हो जाए और आपके तरह ही सोचने लग पाए। ये बहुत हेल्पफुल है। देखो ये चीज भी बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बड़ी हेल्पफुल है, जैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स हो गए या वर्क प्लेस, वहां पे तो इस चीज की बहुत महत्वता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस। ये तो वैसे हमने बहुत डिटेल में किया, बट एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। देखो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, हर कम्युनिकेशन के टाइप का अपना यूनिक फंक्शन है। उनकी सबसे जो कॉमन कम्युनिकेशन के टाइप्स जो पेपर में पूछी जाती है, उनमें सबसे पहले मास कम्युनिकेशन, यानी जब आप लार्ज ऑडियंस को, डाइवर्स ऑडियंस को इंफॉर्मेशन शेयर करते हो थ्रू डिफरेंट मीडिया चैनल, टेलीविजन, रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तब होती है जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। अब वो फेस टू फेस हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू, ईमेल या टेक्स्ट मैसेजिंग या वीडियो चैट के थ्रू भी हो सकती है। थर्ड आती है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी जब एक ग्रुप में 10-12 बंदे हैं, वो जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप कम्युनिकेशन। देखो ग्रुप कम्युनिकेशन ज्यादातर जैसे बोर्ड मीटिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो गए, वहां पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिलेशनशिप बिठाने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए की जाती है। फोर्थ आती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जो आपके दिमाग के अंदर खिचड़ियां बनती हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी जब बंदा अपने आप से अंदरों अंदर, मतलब अपने दिमाग के अंदर अंदर बातें करता है। देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हमेशा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंट्रापर्सनल को यूज किया जाता है। जब आपने कुछ अपने लेवल पे फैसले लेने, तो आप अपने दिमाग से ही पूछती हो। ठीक है, अब आगे ना एक असर्शन और रीजन आई थी, वो देखो। अ मैन पुल्स अ लोडेड ट्रक बाय हिज हेयर। एक बंदे ने, खबर क्या उड़ती उड़ती आई, अपने बालों से बंदे ने ट्रक खींच लिया। ये एक न्यूज बन गई। अब ये स्टेटमेंट ना एक अनयूजुअल और बिजार इवेंट है। देखो बालों से ट्रक खींचना कोई मामूली बात नहीं, ये तो सुपरमैन ही होगा। सो ये पीपल की न्यूज अटेंशन को कैच करेगी। सो यहां पे बहुत न्यूज वर्थ है कि आपको ऑडिटिटी और रेयरिटी को प्रेफरेंस देनी ही पड़ेगी। अब ये क्यों टेंशन की थी, क्योंकि ये एक तो ऑड न्यूज है, बड़ी रेयर न्यूज है। रीजन उन्होंने क्या कहा था, अनयूजुअल थिंग्स मेक्स न्यूज कॉल्ड ऑडिटी। देखो हम एक न्यूज को ऑडिटी तब कहते हैं जब उसमें बहुत अनयूजुअल थिंग्स होती हैं। ठीक है, दूसरा जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। ऑडिटी का मेन इंपैक्ट यही पड़ता है, उसका आपकी पब्लिक का उस चीज पे इंटरेस्ट बन जाता है। द रीजन, अब देखो असर्शन था, ये उसका रीजन था। अब जो रीजन ये एक्सप्लेन तो कर रहा है कि जो अनकॉमन और पिक्यूलियर इवेंट्स है, वो हमेशा न्यूज को वाइल्ड फायर की तरह फैलाती हैं। ठीक है, यानी क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बंदे के दिमाग में ला देते हैं, यानी इंटरेस्ट बन जाता है पब्लिक का। देखो जो एट द एंड जो ये असर्शन और रीजन, ये दोनों करेक्ट थी, और रीजन बिल्कुल करेक्ट असर्शन की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि देखो अगर एक बंदा अपने वालों से ट्रक खींच सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, इंटरेस्ट तो बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आगे आते हैं, फिजिकल बैरियर्स का क्वेश्चन था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रैपिड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ। इल हेल्थ हो गया, सेंसरी इंपेयरमेंट्स हो गई, इन्वायरमेंटल नॉइस इंटरप्शन या आपके लैक ऑफ प्राइवेसी, ये सारे के सारे आपके फिजिकल बैरियर्स हैं। थिंकिंग स्किल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एनालिसिस एक बार आप पढ़ लेना। रीजंस व्हाई वी कम्युनिकेट, ये भी हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और उनके फंक्शंस भी हमने कर लिए हैं।
ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। अब एक बार ऑडिटी और न्यूज वर्थीनेस को थोड़ा सा और हटके करते हैं। देखो जो आपके ये अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं ना, इनको ऑडिटी कहा जाता है, मतलब जर्नलिज्म की भाषा में, ठीक है। ऑडिटीज हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करते ही करते हैं, और ये आपकी जो हेडलाइंस होती है ना, वो ऑडिटी के कारण ही बनती है। अब न्यूज वर्थीनेस क्या, ये क्वालिटी है कि एक न्यूज वर्थी है, हम अगर हम उसको पढ़ते हैं, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। न्यूज वर्थीनेस को डिटरमाइन करने के लिए बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे इवेंट की नोवेल्टी क्या है, यानी वो पहले बार हो रहा है या आप एक चेप्पा ही मार रहे हो, मतलब आप पीछे से कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, उसका पीपल के लाइफ पे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट उस इवेंट में दिखा रही है या नहीं दिखा रही। अब आगे आगे फिजिकल बैरियर्स ये सेम है, ये आप पढ़ लेना। थिंकिंग, देखो जो अगर चाहे आपके पास थिंकिंग स्किल्स अकेला आ जाए, अगर आपके पास थिंकिंग स्किल्स क्लासरूम कम्युनिकेशन में आ जाए, दैट इज वन एंड सेम थिंग। थिंकिंग स्किल्स थिंकिंग ही रहेंगी, दिमाग दिमाग ही रहता है। ऐसा नहीं होता एक बंदे का दिमाग दूसरे का घुटना बन जाएगा, दिमाग दिमाग ही है। सो थिंकिंग स्किल्स चाहे ग्रुप कम्युनिकेशन में हो, चाहे क्लासरूम कम्युनिकेशन में हो, चाहे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में हो, वो थिंकिंग स्किल्स ही रहेंगे। बस इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स चेंज होती है। देखो इसमें एनालिसिस सिंथेसिस में आपको बता चुका हूं, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। देखो जब एक ग्रुप बैठेगा, क्लासरूम बैठेगी, अगर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कोई क्वेश्चन डाल दिया कि मतलब एज अ टेस्ट या बच्चे चीटिंग करे, मतलब वो एक तरीके से ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। क्लासरूम कम्युनिकेशन वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो चीज नेगेटिव या वो चीज थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लिए थे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। आगे आता है कम्युनिकेशन का पर्पस। देखो कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस यही है, मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, यानी रिसीवर आपने कन्वे इस तरीके से करना है कि रिसीवर समझ पाए। ये नहीं कि हवा में जहाज छोड़ दिया कि उसको समझ ही ना आए। ट्राई करो जितना हो सके कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मुद्दा यही है कि जिस इंटेंशन से मैसेज भेजा है, उस इंटेंशन से अगले को समझ आ गया। अब इसके अलावा कुछ अदर पर्पसेस भी है। देखो सोशल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप बिठाने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, मतलब रैपिड बिल्ड करने के भी कम्युनिकेशन की जाती है, एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए की जाती है, या इवन आप अगर अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसके लिए भी आप कम्युनिकेशन करते हो। आगे आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शंस, ये मैंने आपको करवा दिया। ये ना लिस्ट की फॉर्म में आया था। मास कम्युनिकेशन किसके साथ मैच करती है, फॉर मैकेनिकल मैसेज ट्रांसमिशन। यानी मास कम्युनिकेशन का अपना मुद्दा क्या, आपने इंफॉर्मेशन टू अ लार्जर एंड डाइवर्स ऑडियंस शेयर करनी है, तो वो हमेशा मैकेनिकल मैसेज ट्रांसमिशन होगी, लाइक टीवी, रेडियो, मैगजीन्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब आप अपने साथ अंदरों अंदर बात करते हो। ग्रुप कम्युनिकेशन जब क्लासरूम में टीचिंग हो रही, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल जब आप कॉरिडोर डिस्कशन, बच्चे अब आपस में जा रहे थे, दो अलग अलग सेक्शन थे, वो कॉरिडोर से में एक दूसरे के साथ टकराए, उन्होंने बात कर ली, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगेन आगे न्यूज वर्थी, देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मैन बुल्स विद हेयर अपना ट्रक, ये यूजीसी की फेवरेट एग्जांपल है। अगेन रिपीट हुई है, सो इसको एक बार पढ़ लेना आप। सो ये तो आएगी ही आएगी आपको। आगे आते हैं इंटरप्रेटिंग परसीव्ड मीनिंग्स। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरप्रेटिव परसीव्ड मीनिंग। ये देखो ये एबिलिटी है कि टीचर की वो कितने अच्छे से समझ और इंटरप्रेट कर रहा है मीनिंग्स को और इंटेंशंस को, जो स्टूडेंट्स के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पीछे है एक क्लासरूम इंटरेक्शन में। जब क्लासरूम कम्युनिकेशन होंगी, टीचर भी बोलेगा, स्टूडेंट्स सुनेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे, फीडबैक देंगे, टीचर सुनेगा। अब जो टीचर है वो कितनी अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स के जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लासरूम में हो रहे हैं उनको समझता है, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको सही मीनिंग से, जिस इंटेंशन से स्टूडेंट्स ने वो कहे वो इंटेंशन सही सेम से वो समझ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग परसीव्ड मीनिंग्स। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है टीचर के लिए। ये उनको अलाउ करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं उनको उनका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे पाएंगे, वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगे कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट, और यहां पे ना कहीं एक पॉजिटिव और इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगी। अब ये डेवलप कैसे होती है, देखो इस स्किल को डेवलप करने के लिए बेसिकली ये स्किल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू ही डेवलप होती है। टीचर्स को कहीं ना कहीं अटेंशन देनी पड़ेगी दोनों को, वर्बल जो चीजें बोल के और नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कही जा रहे जो नॉन वर्बल क्यूज है उनको, और जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको क्लैरिफाई करो, और जो चीजें स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही उनको बार बार समझाओ ताकि जो क्लैरिफिकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। अब लास्ट आता है मिथ्स क्या कम्युनिकेशन के। देखो मिथ्स बहुत सारे हैं कम्युनिकेशन में, जिसमें से सबसे कॉमन मैं आपको बता रहा हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं और रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल। गुड कम्युनिकेटर्स आर बोर्न नॉट मेड। देखो ये सबसे
सबसे बड़ा भ्रम है कि जो बंदे अच्छा बोलते हैं, जो गुड कम्युनिकेटर्स, वो जन्म से ही ऐसे हैं, वो बनते नहीं हैं, बट ये गलत है। देखो गुड कम्युनिकेटर आप जब छोटे बच्चे होते हो 1-2 महीने के, आप तब इंग्लिश हाई टेक्निकल इंग्लिश बोलते हो, तब आपको सब कुछ बोलना आता है, ये चीजें सीखी जाती है। दूसरा है स्टेज फ्राइट इज नॉट अ कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। देखो जो स्टेज फ्राइट है वो कोई एक कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन नहीं है। तीसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनका रिलेशनशिप के साथ कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत है। कम्युनिकेशंस ही रिलेशनशिप को बनाती हैं, उनको ही खत्म करती है। जो आगे इन रियलिटी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आप सीखते हो, उनको डेवलप करते हो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू। अब जो स्टेज फ्राइट है वो एक फॉर्म है कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन की, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिलेशनशिप को बनाने में और मेंटेन करने में। अब आज के सेशन का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज one's perceptions and beliefs and generalization in communication। देखो एक बंदे की परसेप्शन क्या, उसकी सोच है क्या, उसकी बिलीव्स है, और जनरलाइजेशन कम्युनिकेशन में क्या है। देखो जो परसेप्शंस और बिलीव्स हैं, यानी जो हमारी अपनी परसेप्शन, जो हमारी अपनी बिलीव्स होती है एक चीज को लेके के, एक बंदे को लेके, एक सोसाइटी को लेके, एक कल्चर को लेके, वो इन्फ्लुएंस करती ही है हम चीजों को समझने कैसे हैं, और इंफॉर्मेशन जो हमें कम्युनिकेशन के दौरान मिली है उसको हम जनरलाइज कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है जनरलाइजेशन। देखो जनरलाइजेशंस ब्रॉड स्टेटमेंट्स है जो बंदों के, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के बारे में हम बनाते हैं ऑन अवर लिमिटेड एक्सपीरियंस। देखो नॉलेज हमारे पास लिमिटेड है, बट हमने स्टेटमेंट्स बड़ी जनरलाइज बहुत सेकंड्स में कर दी, यही एक नेगेटिव चीज है। आगे आता है कम्युनिकेशन का रोल। देखो कम्युनिकेशन के दौरान जो जनरलाइजेशंस बनाई जाती हैं दूसरों बंदों के रिगार्डिंग, उनकी इंटेंशंस के रिगार्डिंग, उनके मैसेजेस के रिगार्डिंग, जो ये जनरलाइजेशन है ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम मैसेज को समझेंगे कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, और उसको हम रिस्पॉन्स कैसे देंगे। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर दो। नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। इवन प्रीवियस डेली क्विज भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको करवा ही रहा हूं। ठीक है, सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। अब हमारा जस्ट कम्युनिकेशन का एक सेशन रह गया, बस एक सेशन और कंडक्ट करेंगे, 100% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।